सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व ऋषिकेश सहित सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी तीर्थनगरी। सीएम धामी पहुंचे खटीमा चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर, विधि विधान से की भोलेनाथ की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की भोलेनाथ से प्रार्थना। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय, 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, बाबा के शीतकालीन प्रवास से तिथि हुई तय। ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार को किया गया निलंबित, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रजिस्ट्रार निलंबित, कार्यप्रणाली में लापरवाही, स्टाम्प चोरी का लगाया आरोप। और प्रशासनिक फेरबदल के बाद एसएसपी ने संभाला पदभार, हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी नवनीत सिंह ने संभाला पदभार, सुरक्षा को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई तय, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि हुई तय, बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विधि विधान से तिथि हुई तय। 22 अप्रैल को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देश विदेश के तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं। 18 अप्रैल को पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से करेगी प्रस्थान। 19 अप्रैल को पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से पहुंचेगी द्वितीय पड़ाव फाटा। 20 अप्रैल को गोरा देवी मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी पंचमुखी डोली। 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी पंचमुखी डोली। 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे वृष लगन पर श्रद्धालु के लिए खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। मंदिर समिति परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, कहना है हेमंत द्विवेदी का। देश के जो जाने वाले मानने वाले तीर्थयात्री लोग हैं, जो जनमानस लोग हैं, सबके लिए कपाट खुल जाएगी। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएं और बाबा केदार की जो है कि दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है बाबा केदार खुलने। बद्री केदार मंदिर समिति की पहली शासन और सरकार के साथ में बैठक प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा की तैयारियों को लेकर जो है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन मंदिर समिति के साथ में एक बैठक हो चुकी है और जल्दी स्टेक होल्डर और सभी जो स्थानीय हमारे गुजारे हैं और जो यहाँ के तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके साथ में बैठक होने जा रही है। और सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो यात्राओं को लेकर जो है कि सारी तैयारियों का रोड मैप और ब्लू प्रिंट हमारा जो तैयारी चल रही है। कुछ नया करेगी। ये सबसे बड़ी एक जो कि मोबाइल को लेकर जो है कि बद्री केदार में दोनों जगह केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ जी में जो है ब्लॉगर और यूट्यूबर बहुत सारा वहाँ पर जो है कि मोबाइल को लेकर जो है कि वहाँ के जो तीर्थयात्री उन तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार शासन ने भी निर्णय लिया और बद्री केदार मंदिर समिति की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज जो है बाबा केदार की जो है डेट डिक्लेयर की है और 22 अप्रैल को प्रातःकालीन 8 बजे, 18 अप्रैल को यहाँ से भैरव पूजा में, शाम को 19 को यहाँ से डोली जो है जलविग्रह डोली यहाँ से पूजा फाटा जाएगी और 20 को गौरीकुंड और 21 को गौरीकुंड गौरी माई की मंदिर से बाबा केदार के और 22 को प्रातःकालीन 8 बजे बाबा केदार के विधि विधान से। आज पूरे भारत में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव के भक्त शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव और नीलकंठ में भक्तों की भीड़ अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंची हुई है। भक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ भोले की भक्ति में रमी हुई नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी के आसपास का पूरा इलाका हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यता है कि आज के दिन एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और उनके कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्री, रोली, दूध, धतूरा आदि भी भगवान शिव को समर्पित की जा रही है। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर में मेला भी लगा हुआ है। लोग दर्शन के बाद मेले का आनंद भी ले रहे हैं। भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन इन सभी शिवालयों में ही करीब 30 लाख से अधिक शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात है। मंदिर प्रबंधकों की ओर से भी जलाभिषेक करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। खास बात यह है कि जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार घंटों लाइन में लगकर करना पड़ रहा है। फिर भी भक्तों के उत्साह में जलाभिषेक करने को लेकर कोई कमी नहीं है।
उत्तराखंड शासन ने भ्रष्टाचार और कार्यप्रणाली में घोर लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय से संबंध किया गया है। ये कड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी समीर बंसल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बता दें कि बीते माह जिलाधिकारी समीर बंसल ने आमजन की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ऋषिकेश रजिस्ट्रार कार्यालय पर औचक छापा मारा था। उस दौरान जो मंजर सामने आया उसने विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। निरीक्षण में न केवल स्टाम्प चोरी के मामले मिले बल्कि कार्यालय में फर्जी कार्मिक भी काम करता पाया गया। जांच में करोड़ों की स्टाम्प चोरी करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंडों की रजिस्ट्री कर सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाने का बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में लिपिक द्वारा अवैध रूप से विलेख पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। नियमानुसार रजिस्ट्री के मूल अभिलेख 3 दिन के भीतर मिलने चाहिए, लेकिन यहां सैकड़ों दस्तावेज महीनों और वर्षों से अलमारी में धूल फांक रहे थे। इसके अलावा कई प्रकार की अनियमितता भी मिली थी। इस मामले में जांच के बाद अब सब रजिस्ट्रार पर गाज गिरी है। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि जनता का उत्पीड़न और राजस्व की हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं एसएसपी के पावन पर्व पर एसएसपी पहुंचे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर टपकेश्वर मंदिर। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर एसएसपी प्रवींद्र डोभाल पहुंचे हैं टपकेश्वर मंदिर। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की ली जानकारी। सजगता और सतर्कता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के दिए निर्देश। एसएसपी ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बातचीत। पुलिस के मुस्तैद इंतजामों से श्रद्धालु खुश। मंदिर समिति ने की पुलिस की प्रशंसा। खबर तक पहुंचा रहे जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर एसएसपी प्रवींद्र डोभाल पहुंचे टपकेश्वर मंदिर। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की ली जानकारी। सजगता और सतर्कता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अधिवक्ताओं के लिए निर्मित चैंबर्स का उद्घाटन किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं सिविल कोर्ट परिसर खटीमा का, जहां सीएम धामी अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और 2 वर्ष पूर्व इसके शिलान्यास का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि नया चैम्बर भवन हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए न्यायिक विमर्श विधिक अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अच्छा कार्यालय होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि खटीमा के हमारे और आसपास के नागरिकों के लिए भी एक अच्छी सुविधा, प्रभावी समयबद्ध न्याय प्रदान करने में जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। ये काम मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने भी वकालत पढ़ी है, तो मैं भी एक लॉयर हूं वैसे, हालांकि अब आप सबकी तरह चूंकि इस काम में हूं। तो साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, उसको आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके कारण से लंबे समय से जो लंबित मामले हैं उनको हल करने में बहुत आसानी हो रही है और न्याय व्यवस्था प्रभावी हो रही है। वहीं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक
स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्यायतंत्र, मेडिसिन बिल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों के द्वारा न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। और न्यायालयों में प्रभावी उपयोग ने, तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। इसके साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायालयों के लिए लगभग 7.7 हजार से भी अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं।
संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं वनखंडी शिवदेव मंदिर। खबर आपको पहुंचा रहे जहां पर सीएम धामी महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे हैं वनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर खटीमा। विधि विधान से की भोलेनाथ की पूजा अर्चना, शिवलिंग का किया जलाभिषेक, समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए की प्रार्थना। महाशिवरात्रि मेले का फीता काटकर किया शुभारंभ। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी महाशिवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी पर बनी रहे भगवान भोलेनाथ की कृपा, ऐसी दुआ मांगी है सीएम धामी ने। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड का। संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान दे शक्ति। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प तेजी से बढ़ रहा आगे। संकल्प जल्द पहुंचेगा सिद्धि तक। सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में दें अपना योगदान। 22 अप्रैल को खुल रहे बाबा केदार के कपाट। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां कर दी शुरू। सरल, सुगम और सुरक्षित होगी श्रद्धालु की यात्रा। धामों में हर वर्ष भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। हमारा प्रयास सभी की यात्रा देवभूमि में हो सुरक्षित। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें। हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा है कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं, उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी, उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। केम्प्टी स्टैंड स्थित NH 707A पर भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के बाद मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस मार्ग से गंगोत्री, यमुनोत्री और महत्वपूर्ण स्थान जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वाहनों को अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। वहीं इस मार्ग को बनने में लगभग 1 माह से भी अधिक का समय लगेगा, जिस कारण यहां के व्यवसायियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी ने संबंधित दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन भूमाफिया इसे अभी भी प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। जबकि मौके पर स्पष्ट होता है कि जेसीबी मशीन के द्वारा भारी खुदाई के दौरान मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी पुष्टि उप जिलाधिकारी ने भी की है। स्थानीय निवासी प्रकाश राणा ने बताया कि पिछले 25 से 30 दिनों से जेसीबी मशीन लगातार खुदाई का कार्य किया जा रहा था, लेकिन संबंधित विभागों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। ये कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का यहाँ ऑफिस बना हुआ है,
और वो ऑफिस भी इलीगल बना हुआ है, नंबर 1 बात। तो मुझे लगता है कि एमडीटी जिस प्रकार से वो ऑफिस में इलीगल तरीके से बैठे, बिना नक्शा पास कराए उसमें ऑफिस बनाकर बैठे हैं, ये सोचते पूरा मसूरी में इलीगल एक्टिविटीज हो। अगर इनको अगर इतनी मसूरी की पीड़ा होती है, सड़कों की पीड़ा होती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। कोई जनता, जरूरी थोड़ा ना कि जनता ही जब इन लोगों को बोले और तभी जाके ये लोग कार्रवाई करे। इनके आंखें कान नाक मुंह सब बंद हो रखा क्या? इनको जाना चाहिए था वहाँ साइड पे। अगर इतने टाइम से अगर वहाँ काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, कोई जेसीबी मशीन अगर वहाँ पर लगी है तो इनको उसकी जांच करनी चाहिए थी, तत्काल उस काम को उसी टाइम रोक देना चाहिए था। वहाँ पे जो भवन बनाते हैं, जो उनके जो मालिक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारी एनओसी थी, हमारे पास नेशनल हाईवे की भी एनओसी है, हमारे पास वन विभाग की भी एनओसी है और खनन विभाग की भी एनओसी है। तो क्या ये विभाग जानबूझ करके वहां पे खनन होने दे रहे थे, या फिर जो उनको अनुमति थी उसके अलग गलत ढंग से अनुमति की गई? क्या वहां पहाड़ काटा गया? क्या सचमुच वहां गलत कार्य हुआ है? मेरी मांग ये है कि इसकी जो है बहुत विस्तृत, बहुत गहन इसकी जांच होनी चाहिए, और बिना जांच के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि हर साल महाशिवरात्रि पर लगभग पूरे उत्तराखंड प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शिवभक्त कांवड़ में गंगाजल लेकर गंतव्य को जाते हैं और जहां पर भी जो शिव मंदिर होता है उस पर जल चढ़ाते हैं। इंतजार हुसैन ने समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी कांवड़ियों की सुखद यात्रा एवं उनकी मन्नत पूरी होने की कामना की। ई रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कार्ट चलाने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मजदूर संघ संगठन ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि नगरपालिका एक गोल्फ कार्ट पर 2 लोगों को समायोजित कर रही है, जिससे भविष्य में स्थितियां खराब हो सकती है। नगरपालिका सभागार में उपजिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने रिक्शा संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगरपालिका द्वारा 40 और गोल्फ कार्ट मंगाई गई, जिसके तहत माल रोड से ई रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है, लेकिन ये योजना प्रमाण चढ़ती नहीं दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने कहा कि नगरपालिका गोल्फ कार्ट लाकर शहर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है। वहीं कुसुम देवी ने कहा कि ई रिक्शा से उनका रोजगार चलता है, लेकिन अब नगरपालिका ने उन्हें पटरी पर लगाने के लिए कह रही है। यदि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। वहीं रिक्शा संचालक मंगल सिंह नेगी ने कहा कि एक गोल्फ कार्ट पर 2 व्यक्ति समायोजित नहीं किए जा सकते, इससे कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। उनको एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया था मेरे द्वारा कि जब सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 121 लोग, वो खुद फैसला लेंगे, हम 5 लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच हैं जिन्होंने कल ही रिक्शे ले केवल यहाँ बिजनेस बना दिया मजदूर संघ को, 1.5-2 लाख में रिक्शे खरीद रहे हैं, फिर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे जो पुराने जेन्युइन लोग हैं, जो आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे गोल्फ क्या बोलते हैं रिक्शा चलाते हैं, और 1996 के हाथ रिक्शा उन्मूलन के पुनर्वासिक श्रमिक भी है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी लिख के दे रहे हैं। संपत लाल जी को उन्होंने बेवकूफ बना रखा। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ सर, मेरे को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं तब तक अपना रोजगार जमा नहीं करना चाहती हूँ। भैया मेरे साथ कोई ऐसा अन्याय होगा तो इसके जिम्मेदारी मेरा सकलानी जी रहेगी, नहीं तो मैं दवाई खा के अपना दवाई लाऊंगी, खा लूंगी और मार जाऊंगी खा के अपना। बाकी इसकी जिम्मेदारी मेरा सकलानी जी रहेगी, नगर पालिका जी रहेगी। रिक्शा दे रखा है 2000 भैया, कमरे का 2000 देता भैया किराए, उसको जैसे बड़ा किराया देता, मैं कमरा की किराया देती हूँ। बाकी भैया मेरा कोई रोजगार नहीं है उसके वाला। पुलिस विभाग में हुए बड़े फेरबदल के बाद हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी नवनीत सिंह गुल्लर ने विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल लिया है। एसएसपी हरिद्वार ने पदभार संभालने से पहले हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया, साथ ही जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। इसके बाद एसएसपी सीसीआर टावर पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, निगरानी व्यवस्था और संचार प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आगामी कुंभ मेला को देखते हुए कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता मेरी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, उसके लिए पुलिस को तैयार करना
और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत नैनीताल पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली, भवाली और यातायात पुलिस की टीम ने डेविटो हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार और एसएसपी ये रैली नगर पालिका ग्राउंड भवाली से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए भवाली चौराहे तक निकाली गई। रैली के मुख्य थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रही। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।